शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के फादर हेरोडोट्स को बोला जाता है, जिन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरी का। एंशियंट हिस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक जिसमें हमें प्रूफ नहीं मिलते, जिसमें सिर्फ बातें हैं, जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें हमें प्रूफ मिले हैं, पढ़ा नहीं गया है। हिस्टोरिक पीरियड जिसमें प्रूफ है और पढ़ा भी गया है। प्री हिस्टोरिक को हम तीन भागों में बांटते हैं: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसको अगर याद करने के में प्रॉब्लम आती है तो हम बता देते हैं कि पैलियोलिथिक पीएमएन के तौर पर हम इसके पीरियड टर्म को याद कर सकते हैं। पीएमएन, पीएम नरेंद्र, पीएम नमो, जैसा भी है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक अज्ञात से 10,000 वर्ष पूर्व बीसी, और ये 10,000 से 4,000 बीसी तक मेसोलिथिक, और नियोलिथिक होता है 4,000 से 2500 बीसी तक। प्रोटो हिस्टोरिक को दो भागों में बांटते हैं: इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2500 से 1500 बीसी तक। वैदिक को भी दो भागों में बांटते हैं: ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक। 1500 से 1000 ऋग्वेदिक और 1500 से 600 उत्तर वैदिक। हिस्टोरिक पीरियड जिसमें प्रूफ है, पढ़ा भी गया है, तो इसे बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री 600 बीसी से 712 और 712 से 1707, और मॉडर्न होता है हमारा 1707 से 1949 तक का पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री का। बीसी और एडी से सभी जानकार रहे होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता, बीसी ईसा मसीह के जन्म से पहले का पीरियड और एडी जन्म के बाद का एडी। तो जब कभी भी हमें कोई ईयर दिया जाता है, तो अगर वो बीसी में है तो करेंट ईयर से वो प्लस होगा, तब आज से उतनी साल हम जान सकते हैं कि कितनी साल पहले वो वाक़या हुआ था। एडी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आज की ईयर से। तो बस यही इतना सही कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादा बड़ा है नहीं। बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, और इसमें दिया गया है हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास ये बुक दी गई है, मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं, लेकिन बताती है चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें लिखा गया है इसके बारे में, मानव विकास के बारे में। चार्ल्स डार्विन की ही बुक है डिसेंट ऑफ मैन, 1871 में लिखी गई थी, जिसमें बोला गया था केवल वानर ही मनुष्य के करीब है। ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक अज्ञात से 10,000 वर्ष पूर्व और अज्ञात से 10,000 बीसी तक। पत्थर का प्रयोग होता था पैलियोलिथिक में। गुफाओं में लोग रहते थे पैलियोलिथिक में। आग जलाना सीखा था पैलियोलिथिक में, और भीमबेटका पैलियोलिथिक से ही रिलेट करती है। मेसोलिथिक में हम लघु पाषाण काल जिसे कहते हैं, इसमें हमने मेसोलिथिक में तीर कमान बनाना सीखे थे, मिट्टी के बर्तन देखे थे हमने, और शिकार करना शुरू किया था, पशुपालन भी किया था। और बस पशुपालन किया था। आदमगढ़ के, मतलब मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में इसे प्रूफ मिलते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड 4,000 से 2500 बीसी तक, जिसमें खेती करनी शुरू की थी, पूजा करनी शुरू की थी। साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है अभी, वहाँ से, और इलाहाबाद के कोल्डियोब से। पहिए का आविष्कार नियोलिथिक में हो गया था। जानवर को पालना हमने सीख लिया था, कुत्ता हमने पाला था सबसे पहले। तांबे की खोज, जो सबसे पहले धातु था, वो हमने तांबा यूज़ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजी गई थी। तो जो सिविलाइजेशन या कोई चीज़ पहले खोजी जाती है, उसी पर उसका नाम रख दिया जाता है, शायद ऐसा है। तो हमने नाम रख दिया था हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले ध्यान दिया था चार्ल्स मेसन ने 1826 में, घोषणा की थी कि ये ऐसी कोई सभ्यता है। ठीक है। 1853 से 56 के दौरान कराची, लाहौर में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय इस चीज़ पर ध्यान गया था। कनिंगन और बर्टन ब्रदर्स के अंदर ये काम हो रहा था। कनिंगन एएसआई में काम करते थे। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। 1921 में जॉन मार्शल एएसआई के अध्यक्ष बने थे, और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था, क्योंकि जॉन मार्शल उस समय एएसआई के अध्यक्ष बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन
सभ्यता थी मेसोपोटामियन की सभ्यता। दजला और फरात नदी के किनारे जो देश हैं ईरान, इराक, सीरिया वाला क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 बीसी तक का बताया जाता है और इसके पतन का मुख्य कारण बाढ़ बताया जाता है। लेकिन कई कई थ्योरीज हैं कि शायद आर्यन आए थे, अटैक किया था और मार दिया गया था और ख़त्म कर दी थी पूरी की पूरी सभ्यता। लेकिन जो भी रहा हो, मैं तो बाढ़ पता है। ये है कि इनके जो प्रूफ मिले हैं कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ईस्टर्न जो है सबसे, तो वो है आलमगीरपुर, हिंडन रिवर के पास यूपी में। और नॉर्थ में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे मतलब नॉर्थ ईस्ट जो मिला है वो मांडा, चेनाब नदी के पास, जम्मू कश्मीर में। वेस्ट में मिला है सुतकोगेदोर, डास्क रिवर के पास, पाकिस्तान में। साउथ में है दैमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मेलुआ की सभ्यता, अगर मेलुआ किताब पढ़ी है तो उसमें क्षेत्र आता है, ये वाला बताते हैं, कश्मीर वाला क्षेत्र। लिपि भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी, जो हम आज यूज़ करते हैं इमोजीज के तौर पे, वैसा ही कुछ। राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी उर्दू की तरह। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं ये रहे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर है 1921 में। मोहनजोदारो सिंधु घाटी पर है। इसका एक्चुअल में एक ट्रिक है जिससे ना सारी नदियाँ कवर हो जाती हैं। शायद अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन देख लेना कि चांसी मौसी ने हरा काला घाघरा आलम ही को रोस में दे दिया, क्योंकि राखी का घाघरा लोथा और धोला ने भोग लगाकर बंसारा था। ये कुछ है, लॉजिक नहीं बनता, लेकिन इसमें सब सारी नदियाँ आ जाती हैं। जैसे चांसी मौसी ने, चांसी मतलब कि चनहुद्रो सिंधु में, चांसी मौसी 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 ने हरा काला मतलब कि हरप्पा, हरा काला, काला घाघरा, काला घाघरा, आलम ही आलम हिंडन ही को रोस में दे दिया, मतलब कि रोस रोपड़ सतलज पर है, रोस को दे दिया, क्योंकि राखी का घाघरा, राखी गढ़ी, घग्गर, राखी का घाघरा, लोथा और धोला, क्योंकि लोथा और धोला भी होगा, धोला ने भोग लगाकर बंसारा था, बनवाली सरस्वती। सब इसमें आ गया। और ईयर भी याद करने का है कि 22 साल का मोहन 21 को हारा और 31 को चांद देखा, 53 काले रुपए देकर, 53 काले रुपए देकर। और 58 के आलम ने कुछ मिलाए थे, तब 73 बने, बनाकर 68 जो है धौला से 90 की राखी खरीदी। ये तो खैर था, थोड़ा सा उठपटांग था, थोड़ा याद करने वाला, लेकिन काम चल जाता है अपना। तो हड़प्पा, हड़प्पा से हमें क्या क्या प्रूफ मिलते हैं? ये मिलता है 12 कमरे वाला अन्नागार, यहाँ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा से पता चलती है। तांबे की इक्का गारी भी यहाँ से हमें मिली। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र मिला है। सबसे पहले खेती के साक्ष्य, कपास, कपास की खेती होती थी, इसका प्रूफ भी हमें हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदारो मृतकों का टीला बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर यही था। विशाल अन्नागार यहाँ से मिला है, स्नानागार विशाल यहाँ से मिला है। नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, पशुपति की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज की थी वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और प्रतीक मकान में कुएं का साक्ष्य भी मिला है। मातृ देवी की पूजा यहाँ पे होती थी, श्रृंगार के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चनहुद्रो, चनहुद्रो का रहता है हमारा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ से मिले हैं। गोल ईंटें मिली हैं। चूड़ी, लिपस्टिक, कंघा के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली हैं, है ना, ये तो हम। और 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लोथल में ये जो थे, क्या कहते हैं ना, वो कौन सा होता है वो, फाइनेंशियल सिटी थी, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्य नगर, राजधानी लोथल, ये बंदरगाह था। बाजरा और चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। शतरंज का खेल यहाँ से मिला। मनका बनाने के कारखाने देखे गए। युगल समाधि मिली, दोनों को एक साथ दफना दिया गया। मृतकों का नगर, एक साथ 20 लाशें जोड़ों में यहाँ पे मिली हैं,
हाथी के दांत यहाँ से मिले, मम्मी का मॉडल मिला है, घोड़े की अस्थियाँ सुरकोट जी के से भी प्राप्त हुए थे और यहाँ से भी प्राप्त हुए। लोमड़ी और चिड़िया का चित्र यहाँ से मिला है। कालीबंगन में हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, साथ हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी का हल मिला है, चन्ना और सरसों का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिला है, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में हमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, जलकुंड देखने को मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदारो और हड़प्पा। 64 मूल चिन्ह मिले थे। व्यापार ईरान और फारस में होता था। पतन का कारण बाढ़ बताया गया। वैदिक सभ्यता ये भारत में हुआ। निर्माणकर्ता आर्य लोग थे। पूर्व वैदिक 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक 1000 से 600 बीसी। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। संपूर्णानंद के अनुसार आल्प्स पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक नॉर्थ पोल से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बती लोग थे जो तिब्बत से आए थे। और ऋग्वेदिक काल में नदियों के नाम, नदी का झेलम का था वितस्ता, जिसे हाइडेस्पीस बोलते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध जब सिकंदर आ रहा था तब। चेनाब को अश्किनी, गंडक को सतवीरा और रावी को पुरुषनी, गोमती गोमल, ब्यास विपासा, सतलज शतुद्री। समाज की दशा पितृसत्तात्मक थी और शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के खाना खाते थे। मनोरंजन के साधन में रथ दौड़ होती थी। प्रमुख देवता इंद्र को माने गए। ऋग्वेद में इंद्र का नाम 250 बार, अग्निदेव का 200 बार, विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार, सिंधु का 55 बार और सरस्वती का 50 बार लिया गया है। उपनिषद टोटल 108 हैं। गुरु के पास आकर बैठना, ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का मतलब है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जिससे हमें तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है। ठीक है। और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया है। यम नचिकेता वो जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है हमें। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। रामायण लिखी वाल्मीकि ने संस्कृत में, तुलसीदास ने अवधी में। रामायण लिखी तमिल में लिखा गया कंबन, फारसी में लिखा अब्दुल कादिर बदायूं ने, बांग्ला में लिखा कृतवास ने। महाभारत वेद व्यास ने लिखी। पुराण 18 हैं। रचयिता महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे पुराना जो है वो मत्स्य पुराण है। फिर विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, ये इन वंश से संबंधित है। आश्रम व्यवस्था 4 व्यवस्था बताई गई हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संस्कार 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं जन्म से मृत्यु तक। पहला गर्भाधान संस्कार वंश की वृद्धि के लिए। पुंसवन संस्कार उत्तम संतान के लिए। जात कर्म बालक को शहद और घी ऐसा कुछ होता है, खिलाते पिलाते हैं। नामकरण अन्नप्राशन के लिए। और चूना कर्म मुंडन जो करते हैं वो प्राइम नंबर्स में लेंगे। मुंडन वर्ण का बालक इतने इतने में उसका मुंडन हो जाता है। अंत्योष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। वेद 4 हैं, इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मंडल हैं 10, सूक्त हैं 1028, मंत्र हैं 10,462। सॉरी हाँ, ऋचाएँ हैं। शब्द लगभग 1.5 लाख के करीब हैं। पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, विश्वामित्र ने लिखा है। 7वां मंडल में हमें दशराज युद्ध की दृश्य देखने को मिलता है। रावी नदी के पास दशराज युद्ध हुआ था। राजा सुदास 10 राजाओं से लड़ा था। 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, जिसे खेल कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, उसमें जिक्र होता है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं 10वें मंडल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य व्यापार से, शूद्र सेवा क्षेत्र, कारीगर वगैरह होते थे। ठीक है, ये हो जाता है। ऋग्वेद हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ और कर्मकांड हैं। पढ़ने वाले को इसे अधर्व्यू कहते हैं। सामवेद संगीत का वेद है। स्वरों का प्रयोग होता है। पढ़ने वाले को उद्धृत बोलते हैं।
अधर्वेद सबसे नया वेद है। जादू टोना, वशीकरण, कन्या जन्म की निंदा इसमें बताई गई है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया था। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये गौतम बुद्ध पहले हैं जिनकी मानव प्रतिमा सबसे पहले पूजी गई। इनके अन्य नाम हैं शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, या तथागत, या एशिया का शक्तिपुंज। जन्म होता है 563 बीसी से और 483 बीसी तक, मतलब कि जीवित रहते हैं। जन्म होता है 563 में, 483 में इनका देहांत हो जाता है 80 वर्ष की उम्र में, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें वैशाख पूर्णिमा को, तभी से हम बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करते हैं। पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य वंश से संबंध रखते थे। माता माया देवी या महामाया कोलिय गणराज्य की से संबंध रखती थी। जन्म से 7वें दिन इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाती है। ये आम्रवन में इनका जन्म हुआ था। मौसी प्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला था और पहली शिष्या भी बनी थी ये, मतलब महिला शिष्या बनी थी जब आनंद ने इन्हें बोल दिया था कि आप जो है ना महिलाओं को भी अपने इसमें शामिल कर लें। पत्नी यशोधरा, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी गौतम बुद्ध की। बेटा राहुल प्राप्त हुआ, विवाह के 12 साल बाद उत्पन्न हुआ। कौंडिन्य ने घोषणा की थी कि या तो ये राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। कौंडिन्य ने, चन्ना इनका सारथी था जो इनको रात को लेके चला गया था। और घोड़ा कंठक, 4 दृश्य इन्होंने देखे थे कि भाई 4 दृश्य कौन कौन से था। पहला बीमार आदमी देखा था, फिर बूढ़ा देखा था, फिर मृतक देखा था, फिर सन्यासी देखा था जो काफ़ी खुश था। इन्होंने चन्ना से सवाल ही पूछे थे, चन्ना ने आंसर भी दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था जिसे कहा गया है महाविनिष्क्रमण। 6 वर्ष की तपस्या की थी, तब कहीं जाके 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे संबोधि बोला गया है। पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे संपत्ति ग्राम बोधगया बिहार में इन्हें प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था जिसे बोला गया है धर्मचक्र परिवर्तन। पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था जिसमें कौंडिन्य, अरसानी, वप, भविदय हैं। और पहले के बाद ये वाराणसी में यज्ञश्रेष्ठी को इन्होंने उपदेश दिया था। इनके समकालीन शासक था बिंबिसार। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की आनंद के कहने पर। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की और वैशाली में की थी भिक्षुणी संघ की आनंद के कहने पर, मतलब उसमें वो महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। पहली शिष्या थी प्रजापति गौतमी, उनकी वो मौसी, इन्होंने लालन पालन किया था। और मृत्यु हुई थी 483 बीसी कुशीनगर में 80 वर्ष में। और महापरिनिर्वाण जिसे कहा गया है। कुछ प्रतीक हैं। जन्म का प्रतीक कमल और सांड, गृहत्रिया का घोड़ा और गर्भ में आने का हाथी, ज्ञान प्राप्ति का पीपल का पेड़, निर्वाण पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, स्तूप। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश भी श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक वर्षावास जो थे वो वैशाली में, और अंतिम वर्षावास भी वैशाली में इन्होंने बिताया था। 4 इन्होंने सत्य बताए हैं, आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, फिर दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 10 शील थे। साहित्य त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। विनय पिटक का लेखक है उपाली, सुत्त पिटक का आनंद और अभिधम्ब पिटक का मोगली पुत्र। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक कहलाया जाता है। और सुत्त पिटक के 2 निकाय हैं, 2 भाग हैं, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है और खुंदक निकाय में जातक कथाओं में 549 स्टोरीज हैं। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ। और बौद्ध संगीतियाँ आरवीपी के AK ठीक है। आरवीपी के राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजगृह जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और इसको कराया था अजातशत्रु ने, अजातशत्रु के समय पे, ठीक है।
और वैशाली में हुई थी कालाशोक ने करवाया था, और फिर अशोक के समय पे करवाया था, और कुंडलवन में कनिष्क का था। ठीक है। और ये उपाध्यक्ष थे, ये महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र, ये सब के सब थे। 4 संगीतियों के बाद 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। नए नियम मिल गए थे। संस्थापक वसुमित्र थे। हीनयान में महात्मा बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले लोग थे, जिसके संस्थापक महाकश्यप थे। थेरावाद या स्थिरवाद का संबंध बताया जाता है। महात्मा बुद्ध के गुरु वैदिक शिक्षा मिली थी बृहस्पति से, सांख्य दर्शन आलारा कलाम से, और योग दर्शन रुद्रपुत्रम से। बौद्ध मठ हेमिस मठ लद्दाख में है, लिंगडम मठ सिक्किम में, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, मैगलोडगंज धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, और 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दलाई लामा को मिल चुका है। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बेलकुप्पे मठ कर्नाटक में है। बौद्ध साहित्य के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखी, बौद्ध चरित्र अशुघोष, सौदरानंद ब्रज सूची अशुघोष, भारत का हेटे अशुघोष को बोला जाता है, महापंडित बोला जाता है, भारत का वाल्टियर बोला जाता है, भारत के पहले कभी भी अशुघोष को ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, कर्मकांड की भी मान्यता नहीं देते, और वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। गृह परित्याग बौद्ध धर्म में बोला गया, क्या कहते हैं, महाबनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक अवलोकन, सम्यक आजीविका निर्धारण, सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण, सम्यक जागरूकता, सम्यक अमल, सम्यक चिंता, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। 10 शील बताए गए हैं। 10 शील में आता है तुम्हारा अहिंसा, ये अपनाने होते हैं। सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रहण, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, व्याभिचार आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य बताया गया था। जैन धर्म ये प्राकृत भाषा में है। बौद्ध धर्म पाली में था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जैन धर्म को बताया गया था, मतलब जो शुरुआत हुई थी, प्रचार मतलब जो पॉपुलर हुआ था, तो वो महावीर स्वामी के टाइम पे हुआ था, वरना शुरू मतलब ये जैन धर्म था तो बहुत पुराना। 24 तीर्थंकर माने गए हैं। 24वें थे महावीर स्वामी, 540 से और 599 या ऐसा कुछ समय बताया गया है, कंफर्म नहीं बोलते। संस्थापक ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, इनको केसरिया देव, आदिनाथ भी बोलते हैं। प्रतीक है बैल या सांड। और दूसरे अजीतनाथ, जिनका चिन्ह है हाथी। तीसरे संभवनाथ, घोड़ा। और 21वें थे नमीनाथ, नीलकमल। 22वें थे अरिष्टनेमी, शंख। 23वें पार्श्वनाथ, सांप, जिनके चिन्ह बताए जाते हैं। या हाँ, 4 नियम दिए थे पार्श्वनाथ ने, सत्य का पालन करना है, अहिंसा रखनी है, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन संचय नहीं करना। महावीर स्वामी 24वें, जिनका चिन्ह है शेर। महावीर स्वामी जन्म 540 में बोला गया है या 599 में, हुआ कुंडग्राम में था। अगर 540 होता है बीसी तो मृत्यु है 468 बीसी, और 599 दिया जाता तो 527, 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। 5वां नियम जोड़ा था इन्होंने ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। ये वाले सिद्धार्थ नहीं थे, मतलब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं थे। माता त्रिशला लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी, राजा चेटक की बहन थी। पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी, और दामाद जमाली, भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, प्रथम शिष्य जमाली। 30 वर्ष में घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष में पहले 1 वर्ष अशोक वृक्ष स्वर्ण बालुका नदी, बाद के 11 वर्ष शाल वृक्ष ऋजुपालिका नदी। ज्ञान प्राप्त करके इनके नाम जो हुए वो थे जिन,
कैवल्य, निर्ग्रंथ, केवलिन और अरहंत। वैशाख दशमी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन संगतियाँ, कुल 2 संगतियाँ हुई, पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी में, वो गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र वाले। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र थे। और वल्लभी में जो था देवर्धि क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष था। कषाय, दुख के कारण 4 दुख बताए गए हैं: क्रोध, माया, मन और लोभ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नाम है जो ये 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 छेद सूत्र। अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और उत्तर भारत में के क्षेत्र में रहते हैं, स्थूलभद्र था यहाँ पे। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, जो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में आ गए थे, क्योंकि सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, इसलिए ये लोग चले गए थे साउथ में। अध्यक्ष भद्रबाहु। सुहस्तिन ने श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया, दक्षिण भारत में किया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोका, प्रसेनजित, उदयन और गोपाल। जैन धर्म को मानने वाले ये हैं चेटक, खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवस्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति। महाजनपद, टोटल 16 जनपद हैं, जिसमें टोटल 16, हाँ, अंगुत्तर निकाय में पता चलता है और भगवती सूत्र में पता चलता है महाजनपद के बारे में। टोटल महाजनपद 16 हैं। 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। महाजनपद और उनकी राजधानी, मगध की राजधानी राजगृह भी रही और गिरिब्रज और पाटलिपुत्र रही। सबसे शक्तिशाली तो मगध था। अंग की चंपा रही, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, पांचाल की रही कापिल्य, वज्जी की रही वैशाली, कंबोज की रही हाटक। ठीक है, ये सारी हमारी राजधानी और महाजनपद हैं। ये तो याद करने वाली हैं भाई साहब, और याद करनी भी क्या है। मगध साम्राज्य, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध से लोहा मिलता था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य था, जनपद था। इसने अंग तो जीत लिया था, पर कभी अवंती को नहीं जीत पाया। अवंती के शासक चंड प्रगोत को पीलिया का रोग होने पर मगध के शासक बिंबिसार ने राजवैद्य और पुत्र जीवक को चंड प्रद्योत के पास भेजा। जीवक की माता आम्रपाली के वक्त उस जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, सभी पुरुष उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए उसके माँ बाप ने इसे नगरवधु घोषित कर दिया था। अपनी सुंदरता के कारण उसे वैश्य जीवन अपनाना पड़ा था। बाद में बिंबिसार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। सुंदरता, बिंबिसार 544 से 493 बीसी तक 52 वर्ष तक इसने शासन किया था। हर्यक वंश से संबंध रखता है और फाउंडर था हर्यक वंश का बिंबिसार। इसका दूसरा नाम है श्रोणिक। इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि इसने अंग को जीता और पुत्र अजातशत्रु ने को उसका शासक बनाया। पितृहंता वंश क्यों? क्योंकि बिंबिसार को अजातशत्रु मार देता है। बिंबिसार ने 3 शादियां की महाकौशला से। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, काशी दहेज में मिला। चेलना, वैशाली के शासक चेतक की पुत्री। क्षेमा, पंजाब या मद्र की राजकुमारी। अंग को युद्ध द्वारा जीत लिया इसने। अजातशत्रु का टाइम है 492 से 460 बीसी, 32 वर्ष तक। पिता को मारने के कारण पहला पितृहंता नाम इसको दिया गया अजातशत्रु को। इसके दूसरे नाम थे कुणिक। वाजिरा से विवाह किया, प्रसेनजित की पुत्री। काशी फिर से दहेज में वापस मिल गया। जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। उदयन, पाटलिपुत्र की स्थापना की। कुसुमपुरा इसका अन्य नाम था। गंगा, गंडक, सोन रिवर के बीच बसाया गया पाटलिपुत्र। दूसरा पितृहंता इसे कहा गया। इसने अपने पिता की हत्या कर दी। अपने अंतिम दिनों में ये जैन भिक्षु बन जाता है।
इसे अवंती का राजकुमार पालक मार देता है। नाग दशक अंतिम शासक होता है हरेंग डायनेस्टी का। इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश शिशुनाग का था 412 से लेके 394 बीसी तक का। फाउंडर ऑफ शिशुनाग वंश। अवंती को जीता, मगध में इसे मिला लिया अवंती को, राजधानी वैशाली बनाई। काल अशोक 394 से 366 बीसी तक काल अशोक का समय। दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय पर हुई थी। पुनः राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। इसे महापद्मनंद मार्केट में घूमते समय मार देता है कालाशोक को। नंदीवर्धन इसे भी पद्मानंद मारकर नंदवंश की स्थापना करता है। नंद डायनेस्टी नंदवंश आ जाता है अब। संस्थापक था महापद्मनंद या उग्रसेन बोल दो या सर्वसात्रक एकराट। उग्रसेन यूनानी लेखक द्वारा भगवान परशुराम के सेकंड अवतार को भी उग्रसेन नाम दिया गया है। धनानंद यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है धनानंद को। अग्रमीज धनानंद को कहा गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था धनानंद। सिकंदर यूनानी मतलब यूनान से आया है। 326 बीसी में भारत आया था और 325 में वापस गया। पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। 325 बीसी में खैबर दर्रे से भारत आकर पोरस से लड़ा, जिसे हाइडस्पीस का युद्ध कहा गया। हाइडस्पीस जो वितस्था और झेलम इसका नाम था, तो इसका युद्ध हुआ था और यहाँ पर पोरस हार गया था। तभी आया जो जीता वही सिकंदर। इसके बाद 19 माह तक भारत में रहा। पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के मध्य में था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि मतलब आ गए थे ये चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा दिमाग में डाल दिया गया था। वापस लौटते समय 323 बीसी में सिकंदर की मौत बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। और प्रिय पुस्तक इलियस ऑफ होमर लेखक साथ लाया था एरिस्टोबुलस को। थल सेनापति को अपना राज्य देकर सौंप कर आया था। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इराक ईरान वाला एरिया, और मतलब छोड़ कर आया था वहाँ पे। जल सेनापति था निर्याकस। भारत में सत्ता दी फिलिप को। मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश 137 वर्ष तक राज्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य 340 में जन्म हुआ, फाउंडर बना था मौर्यन डायनेस्टी का। प्रधानमंत्री जो थे इनके थे चाणक्य, कौटिल्य बोल दो, विष्णुगुप्त बोल दो, या भारत का मैकियावेली बोल दो। अर्थशास्त्र लिखी थी मैकियावेली ने। पुस्तक लिखी थी, प्रिंस लिखी थी द प्रिंस। यूनानी लेखकों ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोट्स कहा है और सेंट्रोकोट्स भी कहा है। विलियम जोन्स ने पहचाना कि सेंट्रोकोट्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स और एंट्रोकोट्स ये दोनों नाम यूनानी लेखकों ने दिए, ठीक है। जस्टिन ने सेंट्रोकोट्स कहा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और लेखक जस्टिन जो था। जस्टिन, अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा होगा तो वहाँ पे जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, उसने नाम दिया है इसे सेंड्रोकोट्स। जस्टिन की माता हेलेना सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नी, दूसरी पत्नी का नाम दुर्धरा। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो हार जाता है और 4 प्रांत दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। 4 प्रांत देता है, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, साथ में हेलना भी, या फिर बोलो कार्नेलिया के शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी रिटर्न गिफ्ट में दे दिए कि ठीक है 500 हाथी लो। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी और मेगास्थनीज 6.5 लाख की सेना थी मेगास्थनीज के पास। हाँ, और पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में इंडिका बुक में इसने लिखा है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया। जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है सुदर्शन झील का। चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय का वर्णन भी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पुष्यगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था।
अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बना चंद्रगुप्त मौर्य, शिक्षा ली भद्रबाहु से। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ियों में संलेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। वहाँ पर श्रवणबेलगोला में चला गया था भाई और प्राण त्याग दिए। इसके बाद आता है पुत्र बिंदुसार, 298 से 273 BC। अमित्र घात कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। माता दुर्धरा से विवाह हुआ। 2 पुत्र सुशीन और अशोक। सुशीन तक्षशिला का गवर्नर बना। अशोक जो था अवंती का गवर्नर बना। अशोक का सलाहकार था राधागुप्त जो चाणक्य का पोता था। और तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए सुशीन और बाद में अशोक को भेजा। रास्ते में लौटते समय राधागुप्त की चाल से सुशीन की मृत्यु करके गद्दी पर बैठ गया अशोक। सुशीन का पुत्र निग्रोध और बिंदुसार के समय आया डायमेकस। ये सेंटियोकोस ने भेजा था, सीरिया का शासक था। और एंटियोकोस जो था ये मांग की सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक को भेजने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ से अंजीर भेज दी और मदिरा भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। अशोक था 269 से 232। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और देवपट्टनम नेपाल नामक के 2 शहर बसाए। श्रीनगर और देवपट्टनम नाम के 2 शहर बसाए अशोक ने राज्याभिषेक के बाद। अशोक 10वें वर्ष बोधगया गया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 8वें वर्ष में 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है और राजधानी तोसली। राजा पद्मनामन, ठीक है। ये युद्ध दया नदी के किनारे। धम्म घोष अपनाया, प्रेरणा मिली बौद्ध भिक्षु निग्रोध से, शांति की नीति। धम्म घोष मतलब शांति की नीति। भेरी घोष युद्ध नीति। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। महेंद्र जो पुत्र था उसे श्रीलंका भेजा। संघमित्रा पुत्री को भी श्रीलंका भेजा। चारुमती पुत्री को भी श्रीलंका भेजा और मध्यम को हिमालय भेजा और मदशांतिक को इसने गांधार भेजा। शिलालेखों का प्रथम प्रचलन अशोक ने करवाया। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। भवरू अभिलेख राजस्थान में मगध का सम्राट स्वयं को बताया। अशोक की पत्नी का नाम था देवी। महेंद्र, संघामित्र और चारुमती इनकी संतान थी और जो प्रेमिका थी वो थी कारुवकी। इसका पुत्र था तीवर और पद्मावती। कुणाल जो था इसका उत्तराधिकारी बना। 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख, 3 गुहालेख, कुल अभिलेख लिखाए 182। कितने स्थान पर मिले? 47 स्थान पर। शिलालेख जिन्हें बातें बताई गई या जानकारी मिलती हैं। पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा, राज्य की समस्त प्रजा मेरी पुत्र है, ये बताया जाता है। नंबर 2 में आता है दक्षिण राज्यों का उल्लेख जिसमें चोल, चेर और पांड्य राज्य हैं और ये पशु चिकित्सा के बारे में बताया है। 6 में है आत्मनियंत्रण। 8वें में यात्रा के बारे में, धम्म यात्रा। 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14 में धार्मिक संभावना का संदेश दिया जाता है। स्तंभलेख 7। दिल्ली टोपरा हिमाचल प्रदेश। पहले टोपरा में था, फिर दिल्ली मंगवाया गया। दिल्ली मेरठ वाले में तो पहले मेरठ में था और फिर दिल्ली मंगवाया गया फिरोज शाह तुगलक ने। कौशाम्बी, हाँ कौशाम्बी मेरठ, हाँ ये 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो कौशाम्बी मेरठ बिहार में था। लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ बिहार और सारनाथ में अशोक स्तंभ, फिर रामपुका बिहार में। गुफालेख 4। कर्ज, चौपाल, सुदामा झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। कुणाल, फिर इसके बाद आया संप्रीति, फिर बृहदत्त अंतिम शासक था। उसके बाद मतलब इनमें कुछ खास था नहीं। बृहदत्त की मृत्यु कर देता है ये पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है।
185 BC से 73 BC था। पुष्यमित्र सुंग, फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, बृहदत्त की हत्या कर दी, बौद्ध धर्म का शत्रु था। वैदिक पुनर्जागरण का काल यहाँ से शुरू होता है। इसी के समय यमनों का आक्रमण हुआ डेमेट्रियस को शुंग हरा देता है। अशोक के 84,000 स्तूप जो थे वो तुड़वाए। भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया मध्य प्रदेश में। इसी के दरबार में पतंजलि था, योग शास्त्र के रचयिता, महाभाष्य लिखा, व्याकरण और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित हो गए। पतंजलि ने राजा से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है इसके बारे में, और धनदेव ने जारी करवाया। अग्निमित्र 149 BC, विदर्भ का युद्ध हुआ यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में। अग्निमित्र जीता, यज्ञसेन हार गया। यज्ञसेन की बहन जो चचेरी मालविका, ये दोनों प्रेम वगैरह करते थे, इनका अलग ही चल रहा है। खारवेल का युद्ध हुआ था, उड़ीसा और सुंग जो है हार गया था। उड़ीसा वर्सेस सुंग, तो सुंग हार गया। चेदी वंश का शासक खारवेल, और कलजूरी वंश या चेदी वंश या कलजूरी वंश का खारवेल। संस्थापक कर्ण वंश आता है। संस्थापक था वसुदेव। इतना ही पूछते हैं यार, और कुछ नहीं पूछता। ये कर्ण वंश का कौन था? वसुदेव था। और सातवाहन वंश का कौन था? शिमुख था। प्राकृत भाषा चलती थी। सातकर्णी प्रथम, अमरावती को राजधानी बनाया। भूमिदान की प्रथा शुरू की। दक्षिणापथेश्वर या दक्षिणापथपति या प्रतिष्ठानपति अन्य नाम थे सातकर्णी प्रथम के। हाल नाटककार और कहानीकार गौतमी पुत्र सातकर्णी। अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की उपाधि। त्रिसमुद्रपति अन्य नाम थे इसके। घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। शक राजा नहपान को हराया। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी भी बोलते हैं भाई साहब इनको। शकों के शासक रुद्रदमन को हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बेटे शिवश्री सातकर्णी, जो कि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का भाई भी था, उसकी शादी रुद्रदमन की बेटी से हो जाती है। ये अंतिम शासक था विजय। बस इतना बहुत बढ़िया है। सातवाहन वंश और शीशे के सिक्के, कहाँ गया सातवाहन वंश? सातवाहन वंश शीशे के सिक्के, पोटीन और तांबे के सिक्के चलवाए। व्यापारिक केंद्र भड़ोए, गुजरात, सोपारा और कल्याण। वर्ण व्यवस्था को खत्म किया। भारत पर विदेशी आक्रमण किया। हाँ, विदेशी आक्रमण जो था वो किया था पहले ईरानों ने, फिर यूनान ने, फिर जो ग्रीक्स थे उन्होंने, फिर शक, पहला, फिर कुषाण। इन लोगों ने भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो ये हुए थे। इंडो ग्रीक बैट्रियन कहा जाता है। अफगानिस्तान ईरान वाला क्षेत्र। पहला शासक डेमेट्रियस, सीरिया का राजा। सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स ने चलवाए। डेमेट्रियस के 2 सेनापति थे, अपोलोडोट्स और मिनांडर। अपोलोडोट्स डेमेट्रियस का भाई था। मिनांडर मिलिंद बोला गया, बुद्ध धर्म अपनाया था, नागसेन से वार्ता की थी, और मिलिंद पन्नों में लिखा नागसेन और मिलिंद की वार्ता। राजधानी इंडो ग्रीक की थी शाकल या सियालकोट, तक्षशिला वाला क्षेत्र। ठीक है। शक सीरियन मध्य एशिया से आए। स्वयं को क्षत्रप कहते थे। पहले शासक मेगा। शकों की भारत में 5 शाखाएं थीं: अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। पहलव ईरान से आए थे, संस्थापक थे मिथ्रेडेट्स। कुषाण मध्य एशिया से आए थे, यूची जाति के लोग। संस्थापक कुजुल कडफिसेस। वास्तविक संस्थापक विम कडफिसेस। देवपुत्र की उपाधि मिली है, ये सब है। कनिष्क 78 AD से 110 AD शक संवत चलवाया था। 2 राजधानी पुरुषपुर और मथुरा। चौथी बुद्ध संगति हुई थी। गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। यूनानी सूर्य देवता हेलियोक्लीस के चित्र वाले। दरबारी अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और वसुमित्र। ठीक है, इनके दरबारी थे। गुप्त डायनेस्टी। अब आ जाती है गुप्त डायनेस्टी।
श्रीगुप्त संस्थापक था, बाद में घटोत्कच होता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 एडी में गद्दी पर बैठा, 334 एडी तक। गुप्त संवत चलवाया, राजा रानी का सिक्का चलवाया अपनी पत्नी की याद में, कुमार देवी जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी तक बैठा, भारत का नेपोलियन कहा गया। विंसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नॉर्थ इंडिया के और 12 साउथ इंडिया के शासक को हराया था। 9 नॉर्थ इंडिया के और 12 साउथ इंडिया के शासक को हराया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख है। कविराज या परम भागवत की उपाधि दी। पराक्रमांक या व्यग्रम प्रमाण पराक्रम उपाधि भी इन्हीं के पास है। पराक्रमांक या व्यग्रम पराक्रम उपाधि भी है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए ये दिखते हैं, संगीत प्रेमी हैं, इनके पास नेवी भी है। एरण अभिलेख में उल्लेख होता है इस चीज़ का कि सती प्रथा का उल्लेख भी एरण अभिलेख में मिलता है, और भानुगुप्त ने लिखवाया था। 2 पुत्र हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामागुप्त, जो कि कमजोर शासक था। पत्नी थी ध्रुव देवी। रामागुप्त शक शासक रुद्र तृतीय ने ध्रुव देवी की मांग की और इसने स्वीकार कर लिया। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार दिया। विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख है। ठीक है, और ये हमारा आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 एडी 414 एडी। शकारी विक्रमादित्य और विक्रमांक परम भागवत के नाम की उपाधि है। देवराज देवश्री प्रवरसेन की भी उपाधि है। गुप्तों का पहला शासक, चांदी का सिक्का जारी करवाया इन्होंने। नवरत्न उज्जैन में रहते थे, नवरत्न भी चले थे। कालिदास भारत का शेक्सपियर, मेघदूत लिखी थी। मालविकाग्नि मित्र भी लिखी थी। रघुवंशम लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखी थी। विक्रमो वर्षियम भी इन्होंने लिखी थी। वराह मिहिर ये क्या कहते हैं, 9 रत्नों में एक था। शंकु, क्षणपक, वररुचि, बेताल भट्ट, घटक 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 रपड़, घट कर पर क्या हो गया है, धनवंतरी, अमर सिंह। भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय वाले शासन को। वात्स्यायन, अरे यार क्या हो गया। तो इन्होंने कामसूत्र लिखी थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत। दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र और उज्जैन। क्या यार। पहला चीनी यात्री फाहियान आया था 399 एडी से 414 एडी तक। बुक लिखी थी फाक्योई की। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से करा दी। कुमारगुप्त ध्रुवदेवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। मयूर आकृति वाले रजत के सिक्के चलवाए थे। पहले गरुड़ की आकृति होती थी। श्री महेंद्र की उपाधि ली कुमारगुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बनवाया। 1199 में खिलजी ने नष्ट किया, ऐसा बताते हैं। क्या होगा। स्कंदगुप्त 454 से 467 एडी तक स्कंदगुप्त रहा। पहला हूण आक्रमण किया 462 में, जहाँ पे हूण जो है हार गए और स्कंदगुप्त जीत गया। सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त तृतीय अंतिम शासक था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, बिना ज्योति भूमि, अपहृत और भूराजस्व 1/6 देना पड़ता था। भट्टकर, पुलिस कर और चाट कर, लुटेरों पर कर। और ये तो कुछ जगह हैं जिन्हें मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ये वाला आ सकता है। अजंता की गुफाएं 29वीं संख्या, औरंगाबाद महाराष्ट्र। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल की गई थी 1983 में। अजंता की गुफाएं 1983 में। सिक्के, दीनार सोने के सिक्के, रुपयक चांदी के सिक्के, कौड़ी तांबे के सिक्के। थानेसर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश।
संस्थापक पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन अनंतिवर्मन के सामंत मौखरी वंश से संबंध। 3 संतानें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ये तो भाई साहब बहुत गंदा युद्ध चला है। 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। देवगुप्त और शशांक प्लस शशांक। देवगुप्त ने मार दिया राज्यवर्धन को और इन्होंने किडनैप कर लिया था इसी राजश्री को। अच्छा, 3 संतान थी, तो देवगुप्त और शशांक ने किडनैप कर लिया था राजश्री को। राजश्री का पति था गृहवर्मण और गृहवर्मण को मार दिया था इन्होंने, और फिर इनको मार दिया था राज्यवर्धन ने। अच्छा, ये था, इनको मार दिया था, ऐसे ऐसे है। तो फिर हर्षवर्धन, ना इन्होंने मार दिया था इसको भाई। फिर आता है हर्षवर्धन, बौद्ध भिक्षु। हर्षवर्धन ने मार दिया होगा फिर इन्हें, जो किया हो भाई पता नहीं, इतना तो। हर्षवर्धन 606 से 647 AD। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से भी खोजा। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से खोजा। देवगुप्त प्लस शशांक का वध किया। हाँ, इसने किया ना, हर्षवर्धन ने आया ना। 606 AD में राजधानी कान्यकुब्ज कन्नौज बनाई। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का नाटक लिखे। दरबारी कवि बाण भट्ट था और मयूर भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी, कादम्बरी, और मयूर भट्ट ने सूर्य शतक लिखा। नर्मदा नदी के तट पर 618 में पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया, जिसमें हर्षवर्धन हार गया। और हिंशांग आया था यहाँ पर, ये 630 से 645 AD तक। यात्रियों का राजकुमार कहा गया। शाक्य मुनि शांग भी कहा गया इसे। नालंदा में पढ़ने आया, पुस्तक लिखी शियू की। व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कन्नौज बताया, और सूती वस्त्रों के लिए मथुरा। सेना का नाम चतुरंगिनी, सेनापति सिंहनाद। कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। हिंशांग के स्वागत में दो महासम्मेलन किए, प्रयाग में और कन्नौज में। महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। प्रधान सचिव बंदी कहा जाता था। हर्ष के 2 बेटे थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। इनकी हत्या हुई। हर्षवर्धन के 2 बेटे की हत्या हुई, प्लस दुर्गावती की बेटी की शादी ध्रुवसेन द्वितीय से हुई। हर्षवर्धन और दुर्गावती की जो बेटी थी उसकी शादी ध्रुवसेन से करा दी गई। बौद्ध धर्म अपनाया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार और पालवंश और राष्ट्रकूट के बीच में। अरे ये तो वो वाली है कहानी। नहीं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, हम ख़त्म करते हैं, मध्यकालीन भारत पर आते हैं सीधे।